हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है PYQ। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आपके एग्ज़ाम के लिए PYQ आपको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ UGC नेट जो हम एग्ज़ाम नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ उसी के लिए नहीं बल्कि आप किसी भी चीज़ की, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको लास्ट के 10 से 12 साल के PYQ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आज हम करेंगे जो हमारा 2023 में जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, बट हाँ, उसका जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था, हमारा फर्स्ट शिफ्ट। ठीक, आज हम करेंगे उसको सॉल्व। उसका सेकंड पेपर हिंदी जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट क्लासेस मिलती रहे। और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपको जो भी चीज़ें क्वेश्चन डाउट हो, जो भी क्वेरीज हो, तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो अवधि का प्रथम प्रयोग, अगर आपने भाषा विज्ञान या जो मैंने MCQs कराए थे, ठीक, मैंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, अभी जो MP सेट का बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला था उस टाइम मैंने कुछ MCQs की क्लासेस ली थी, उनमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रखा था और उसमें ये प्रश्न भी रखा था मैंने कि अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है। तो आपने अगर वो क्लास ली होगी तो आपको पता ही होगा कि आंसर क्या होगा हमारा, खालिक बारी। तो खालिक बारी ये तो पता है, इसमें अवधि का प्रथम प्रयोग मिला। अब खालिक बारी है किसकी रचना? तो ये किसकी है? अमीर खुसरो की। किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। वहीं चंदायन किसकी है? तो ये हमारी मुल्ला दाऊद की। किसकी है? मुल्ला दाऊद। अब उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका है? तो ये है दामोदर शर्मा। किसकी है? दामोदर शर्मा। इनकी रचनाएं आपको याद रखने। देखो, अब PYQ सॉल्व का मतलब ये नहीं है कि यहीं से सेम प्रश्न उठा करके आपको एग्जाम में दे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सेम क्वेश्चन नहीं देगा। हो सकता है 100 में 10 में से एक आधा क्वेश्चन दे दे, 100 में से 1-2 क्वेश्चन सेम दे दे, पर आपको PYQ सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि आप उसके ऑप्शंस को भी देखते चलें। हो सकता है ऑप्शन से क्वेश्चन आ, हो सकता है अगली बार पूछ ले उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है, इसलिए आपको ऑप्शंस को ध्यान में रख के चलना है। ठीक, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है? तो ये है दामोदर शर्मा। वहीं मृगावती किसकी है? तो ये है कुतुबन की। एक और रचना होती है मंझन। तो मंझन किसकी है? मधुमालती। मधुमालती मंझन, ऐसे याद कर लो, मैंने ऐसे याद किया था, मधुमालती मंझन, मृगावती कुतुबन। ठीक, इतना क्लियर है। आगे देखो क्या है, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इरेज कर दूंगी, जो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा बस वही रखूंगी। ठीक, आगे देखो क्या है हमारा प्रश्न, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? सॉरी, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना? तो इसका आ जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 जून 1955। कब हो जाएगा? 7 जून 1955। किसकी अध्यक्षता में? तो BG खेर की अध्यक्षता में। ठीक है, अब देखो, बघेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बघेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मैंने भाषा विज्ञान में भी बताया था आपको। अपभ्रंश, शौर सैनी, अर्धमागधी, मागधी, ब्राह्मणी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा रखी हैं। ठीक, तो बघेली कहाँ से अपभ्रंश, कौन से अपभ्रंश से निकलती है? तो वो होती है हमारी, कौन से निकलती है? अर्धमागधी। कौन कौन सी निकलती है अर्धमागधी से? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अर्धमागधी से निकलती हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी होती है? तो ये हमारा जो च वर्ग होता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है। च वर्ग में इनमें से क्या सा आता है? क्या नहीं आता? या आता है? नहीं। ना आता है? नहीं। झ आता है, च छ ज झ, च छ ज और झ। तो ये क्या हो जाएगा? इसके अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा हमारा स्पर्श संघर्ष व्यंजन। ठीक, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है?
अब देखो मैंने आपको विभाजन जब बताया तो उसमें मैंने आपको अलग अलग जो हमारे जिन्होंने जो भी हमारे रचनाकार हुए या फिर जो भी हमारे ग्रंथकार हुए उन्होंने जो भी अपनी रचना जो उनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो इनका ग्रंथ था, ठीक, पहले सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये ग्रंथ किसका है। तो किसका ग्रंथ है ये? तो ये है हमारा राम कुमार वर्मा का। मैंने आपको याद कराए थे ग्रंथ, मैंने ट्रिक से आपको राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, नलिन विलोचन शर्मा, सभी के ग्रंथों का नाम आपको मैंने याद करा दिया है, ठीक। तो मैं इतना सोच के चल रही हूँ कि आपको सभी के ग्रंथ का नाम याद है। तो इन्होंने राम कुमार वर्मा ने क्या मतलब कि वो नामकरण मतलब वो विभाजन मेरा मतलब था कि क्या उन्होंने कालावधि बताई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, 693 से 1693 ईस्वी, ठीक है। ये अपनी पुस्तक में ये कालावधि बताते हैं। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहट्ठा। अब ये पंक्ति किसकी है? आचार्य देवसेन की, गोरखनाथ की, विद्यापति या हेमचंद? तो ये पंक्ति है हमारी विद्यापति की। बहुत ही फेमस पंक्ति है, बहुत ज़्यादा आप सबने ये कहीं ना कहीं सुनी होंगी। हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी हैं तो आपने अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर जब आपने किसी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन शुरू की होगी तो आपने जब भी विद्यापति को पढ़ा होगा, हिंदी साहित्य में आपने जब भी विद्यापति के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये पंक्ति मिली होगी, ठीक। आगे समझ, तो ये किसकी है? विद्यापति की। राधा के प्रेम संवेदना के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है? अब देखो आप, प्रश्न कितनी घुमा करके पूछा जा रहा है, किस तरह से प्रश्नों को पूछा जा रहा है। आपको ये चीज़ें क्या करनी है? ऑब्जर्व करके चलनी है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। PYQ करने का यही मकसद होता है हमारा। तो लोकायतन, संशय की एक रात, आत्मजयी, कनुप्रिया, किसके अंतर्गत जो है राधा के प्रेम संवेदना के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न मिलता है? कौन सी रचना में? तो वो होता है हमारा कनुप्रिया, ठीक है, कनुप्रिया। ये हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? मैंने आपको पहले बताया है कि विधा से प्रश्न बनता है, किसी एक रचना का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सी विधा है। सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं आत्मकथा, जीवनी, इसमें और निबंध में भी बहुत ज़्यादा क्या कंफ्यूज होते हैं बच्चे। उपन्यास तो हो सकता है बच्चों को कुछ को पता होता है, पर ज़्यादा कंफ्यूजन हमारी होती है आत्मकथा, जीवनी और निबंध। जो हमारी आत्मकथाएं, जीवनी, आत्मकथा मैं ऑलरेडी आपको अच्छे से करा चुकी हूँ, राइट। वहाँ पे मैंने आपको सारी आत्मकथाएं लाइन से क्रम से याद करवाई हैं, वो भी ट्रिक से कराई हैं। और जिसने नहीं देखी है वो क्लास जाके आप देख लेना, वहाँ से आपको सारी आत्मकथा 1 से 2 क्लास में, आई थिंक मैंने इतना याद नहीं मुझे, पर मैंने 1 से 2 क्लास के अंतर्गत मैंने उसको उसके अंदर ही ख़त्म कर दिया है, ठीक। तो आपको वहाँ से इजीली आप आधे घंटे के अंदर आपको सारी आत्मकथाएं याद हो जाए। वहाँ से आपके 2 प्रश्न अगर सही हो जाते हैं तो क्या बुराई है, आधे घंटे कहीं सही जगह इन्वेस्ट करने में, राइट। तो आप वहाँ का देख सकते हैं, ठीक। अभी क्वेश्चन क्या है, ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ठेठ हिंदी की ठाठ किसकी रचना है। तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और ये है क्या? कविता है कि उपन्यास है, कहानी, निबंध? क्या है? कविता तो नहीं है, कहानी भी नहीं है। कहानी है क्या? ये है एक उपन्यास। ठेठ हिंदी का ठाठ बहुत महत्वपूर्ण है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का एक उपन्यास है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? अब देखो, पत्रों का संग्रह पूछ लिया गया है आपसे कि ये पत्रों का संग्रह का नाम आपको दे दिया, पूछ लिया गया है कि ये पत्रों का संग्रह किसका है। तो आपको पता होना चाहिए किसका है। तो ये है हमारा रेणु जी का। रेणु जी का फुल नाम क्या है? पूरा नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। क्या नाम है? फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, याद हो गया।
कोशिश करो कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में याद होते चले, इसलिए मैं इतना डिस्क्राइब करके या एक क्वेश्चन पे इतना टाइम दे करके आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना था। अब रस की निष्पत्ति आप अपने उसमें पढ़ेंगे, हमारा जो काव्य शास्त्र है, ठीक, उसमें आपको रस की निष्पत्ति मिलेगी। उसमें एक ये जो कथन है उसमें क्या है, रस की निष्पत्ति, रस यानी क्या, आनंद जिससे हमें मिलता है, हमें जिस चीज़ में रस यानी हमें आनंद मिलता है, ठीक। हाँ, वो कहते हैं कि ये जो हमें रस मिलता है वो मूल, जो हमारे जो मूल ऐतिहासिक पात्र होता है उसमें ही मिलता है, इसमें पाठक का कोई रोल नहीं होता है, ठीक। तो ये कथन किसका है, प्रश्न ये बन रहा है। तो ये प्रश्न, ये हमारा जो कथन, इसका आंसर होगा भट्ट लोलट। यही सर्वप्रथम कहते हैं, रस निष्पत्ति की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि रस निष्पत्ति की जो मूल जो रस निष्पत्ति है वो हमें मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव होती है, वो हमें वहीं से मिलती है, ठीक। तो ये किसका था, ये भट्ट लोलट का कथन है। मैं आपको भट्ट लोलट, शंकुक भट्टनायक सभी के कथनों को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी जब मैं आपकी वो वाली क्लास लूंगी, ठीक है। आगे देखो क्या है, आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं। तो देखो, आचार्य क्षेमेंद्र के काव्य में सूक्ष्माति सूक्ष्म, इसका अर्थ हुआ छोटे से छोटे अवयव को लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते औचित्य के कितने भेद निर्धारित करते हैं, तो वो करते हैं 28। छोटे नहीं बोला होता तो 27 होता, और आयोग ने इसका आंसर भी 28 ही माना है। आ गया समझ। आगे देखो क्या, मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है मूल धातु से संबंधित वक्रता को, तो वो कहा जाता है हमारा पद पूर्वार्ध वक्रता। क्या कहा जाता है, पद पूर्वार्ध मतलब क्या होता है, पहले, और परार्ध क्या होता है, बाद। क्या होता है, बाद, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट बी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 13, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या है, लिरिकल बैलेट्स 1978 की रचना है, ठीक। किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न यहाँ से आए हैं। लिरिकल बैलेट्स एक महत्वपूर्ण रचना है, ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र, जब आप काव्यशास्त्र पढ़ेंगे, हमारा देखो 2 काव्यशास्त्र, एक है हमारा भारतीय काव्यशास्त्र, ठीक है, ओके, और एक आता है हमारा पाश्चात्य, जहाँ आपको इस तरह के काफ़ी नाम मिलेंगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ओके, इतना समझ आया। अब देखो, ये जो हमारे लिरिकल बैलेट्स, ये 2 लोगों ने मिल कर के लिखी थी, और उनमें से उन्हीं का नाम पूछा गया है कि किसने मिल के लिखी थी, ठीक। तो इसका आंसर मुझे लगता है कि सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, बाद में अलग लिखा, पर पहले जो है इन्होंने क्या, इन दोनों ने मिल कर के लिरिकल बैलेट्स लिखी थी, ठीक। आ गया समझ। देखो, प्लेटो, अरस्तु, इनका अनुकरण सिद्धांत, इलियट, रिचर्ड्स, क्रोचे, मैथ्यू, ये सभी जितने भी यहाँ पे नाम दिए हैं ना, इन सबको मैं डिटेल में अच्छे से, इन सभी के जो भी सिद्धांत रहे हैं वहाँ से प्रश्न बहुत डीप में बनते हैं, तो मैं इन सबको आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी, इनमें से एक को भी छोड़ना नहीं है, ठीक। किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। अब देखो, भाषा विज्ञान जब मैंने आपको कराया था, ये मैंने जब आपको संविधान, मतलब जो हमारा राजभाषा था, उसके जो संविधान के अंदर जितने भी जो हमारे अनुच्छेद थे, जब मैंने आपको कराया था, तब मैंने क्या, इस MCQ में भी कराया था शायद, ये कथन मैंने रखा था। अब देखो, मैंने आपको एक और चीज़ कही थी, रामचंद्र शुक्ल जी से रिलेटेड जितने कथन है वो सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
तो रामचंद्र शुक्ल, इसका आंसर क्या है? रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। ठीक, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे है, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे वे पश्चिमी विज्ञान का वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाता है। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाता है। किसकी ये? एक मिनट, हाँ ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा कैनिंग। ये मैकॉले, हंटर, इनके जो कुछ इम्पोर्टेंट जो कथन है ना, उनको मैं आपको अलग से नोट करा दूंगी जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया? देखो, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध द्वंद्व पर किस चिंतक ने विचार किया? तो ये किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा लियोतार्द ने। किसने? लियोतार्द। ठीक, उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता? आप देखो, जो हमारी उदंत मार्तंड जो पत्रिका है उसके बारे में आप लोगों ने हो सकता है पहले सुना हो, पढ़ा हो, किसने कौन संपादक करता है, इसका कौन संपादन किया था, उदंत मार्तंड किसके उसमें था? तो ये था जुगल किशोर कह लो या युगल कह लो, एक बात। अरे क्या हो गया ये? ठीक, समझ लो बात। एक सेकेंड रुकना। हाँ ठीक है, अब इसका पूछा है कि किस विद्वान, इसके प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? तो ये कौन है? बजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। कौन है? बजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। याद रहेगा, याद कर लो, नहीं रहेगा तो। चौसरिया के खेल में रे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे नहीं जीवन की आस हो। ये इसमें देखो क्या पूछा है, नर्द शब्द जो हमारा नर्द अक्षर है उसका अर्थ पूछा, तो नर्द का अर्थ क्या होगा? गोटी होगी। क्या होगा? गोटी। अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पिता पिता ओ कहकर संबोधित? अंधेरे में जो कविता है वो किसकी है? सबसे पहला प्रश्न है, अंधेरे में कविता किसकी है? तो ये है हमारी मुक्तिबोध की। किसकी है? मुक्तिबोध की। उसके अंतर्गत जो काव्यवाचक है किसे पिता पिता हो कहकर संबोधित करता है, तो वो है हमारे तिलक जी को। ठीक है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा है? राम की शक्ति पूजा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कविता है जो हमारे यूनिट 5 में लगी है। यूनिट 5 देख लो, यूनिट 5 से लेके आप आगे देखोगे कि यूनिट 10 तक कितनी डीप में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आपको बहुत डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। अब 2 महीने में तो आपसे हो नहीं पाएगा कि आप देखो, सच्चाई यही है, 2 महीने के अंदर आप हर उपन्यास लेके नहीं बैठ सकते, हर नाटक को आप नहीं पढ़ सकते डिटेल में कि मैं एक एक शब्द, एक एक लाइन पढ़ लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो मैं कोशिश करूँगी कि उन सब की जो इम्पोर्टेंट कोटेशंस है, जैसे कि ये इम्पोर्टेंट कोटेशंस ही कहलाएगा। ठीक, इसके बारे में मैं क्या करूँ, इस तरह से आपको लिख करके एक जगह दे दूँ। ठीक है, तो ये किसने किससे कहा? तो राम ने विभीषण से कहा है। क्या कहते हैं? हे मित्रवर न होगी जय। ठीक, जब राम जी क्या हताश निराश हो जाते हैं तब वो विभीषण से ये बात कहते हैं। ठीक है, कि अन्याय जिधर है वहीं शक्ति भी है। ठीक, नैन चुमही जस महवट नीरू, नागमती वियोग खंड की इस पंक्ति में महवट का सटीक अर्थ है। अब महवट का सटीक अर्थ क्या है? यहाँ माघ की झड़ी। क्या है? माघ की झड़ी। अगर आपने नागमती वियोग खंड अगर पहले कभी पढ़ा होगा तो आप क्या उससे रिलेट कर पाएंगे, मतलब कि आपको आराम से महवट का शब्द का अर्थ जो है आराम से समझ आ जाएगा। पंक्ति में देखो, जब अर्थ पूछा जाता है ना, अर्थ वही बता सकता है जिसने वो रचना पढ़ी है। ठीक है, जिसने वो रचना नहीं पढ़ी है तो वो शब्द का अर्थ नहीं बता पाए। झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? जालंधर, लखनऊ, कानपुर, नैनी। देखो, अब इसमें मैं 100% क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतना याद नहीं है अभी कि कानपुर
आयोग ने क्या है, बी आंसर माना है, तो मैं भी आपको बी ही बता के चल रही हूँ। अगर आपको मिले इसका आंसर, मतलब कि अगर आपने अभी रिसेंट में ये रचना पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, तो मुझे आप बताना, नहीं तो जब हम ये रचना करेंगे तब इस वाले क्वेश्चन का डाउट हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आगे देखो क्या है, मुझे उन लोगों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतने ही विलास है उतना ही स्वार्थ से भरा। यह कथन किस उपन्यास का है? तो देखो ये कथन है हमारा गोदान से। अब यहाँ जो 4 आपको ऑप्शन दिए हैं ना, मेरा एक सजेशन ले लो कि इन 4 उपन्यासों को आप टाइम निकाल करके एक एक लाइन पढ़ लो। मैं वही उपन्यास आपको बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको टाइम निकाल के एक एक लाइन पढ़नी है, एक एक लाइन, क्योंकि कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप पे करके पढ़ो या कैसे भी पढ़ो, एक एक लाइन कोई नहीं बिठा के पढ़ाएगा। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस दे देंगे, तो मैं भी आपको इम्पॉर्टेंट जो कथन होंगे, जिन्होंने भी जो पात्रों के द्वारा जो भी संवाद हैं, जो भी कथन होंगे, वो मैं आपको लिख के दे दूँगी, आपको क्लास में ही करा भी दूँगी। पर हाँ, अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा आप टाइम निकाल सकते हैं, तो ये आप चारों के चारों पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या था, गोदान था, ठीक है। उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा की कथा मुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथरीन किस राष्ट्र की निवासी थी? अब देखो मिस कैथरीन एक क्या है, पात्र है, किसमें, बाणभट्ट की आत्मकथा में। अब ये कहाँ की थी, कौन से राष्ट्र की थी, ये अगर आपने ये पढ़ा होगा उपन्यास, तभी आपको क्या इसका आंसर पता होगा। तो ये कहाँ की थी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रिया, ठीक। आगे समझ क्या, 1 मिनट रुकना ज़रा, हाँ ठीक है, ओके। अब देखो क्या, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं को बहुतायत से प्रयोग किया गया है? तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जिंदगी नामा, ठीक है। लाल पानी की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती थी? जंगी की पुतोह को क्या कहती थी, ट्यूशन वाली कहकर पुकारती थी। देखो कितना डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है ना, बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि हो सके तो जो उपन्यास मैं बता रही हूँ उनको पढ़ लीजिए, वरना कट ऑफ से बाहर होने के पूरे चांसेस हैं अगर आपने अच्छे से डीप में नहीं तैयारी की है, ठीक। वो टाइम गया कि आपसे ऊपर से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि अरे लाल पान की बेगम किसकी रचना है, नहीं पूछेंगे। अब वो पात्र से प्रश्न पूछते हैं, पात्र के कथन से प्रश्न पूछते हैं कि किसने ये कथन किससे कहा है, ठीक है। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई थी? सन 1904 में, याद रखना इसे। आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया। कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा है? नवाब बीबी ने शाहनी से, शेरा ने हुसैना से, शाहनी ने दाऊद खां से, लाल बीबी ने शाहनी से। तो ये किसने कहा है? लाल बीबी ने शाहनी से कहा है ये कि गजब हो गया, सिक्का बदल गया, ठीक। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना कि स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा ये कहा गया है? संवाद, किस पात्र का संवाद है ये? तो ये कौन कह रहा है? तो ये कहती है देवसेना। देवसेना क्या कहती है? पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, ठीक है। आगे देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर, पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा? नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की? ये संवाद चंद्रगुप्त नाटक से किसने कहा है? तो ये कहता है
कौन कहता है? ये कह रहे थे सिंहरण कहते हैं, सिंहरण कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ ये भी पूछा जा सकता था कि ये जो संवाद है या ये जो संवाद कहा गया है ये कौन सी रचना से है, कौन से नाटक से है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो हो सकता है वहाँ भी आपको क्या ये तीनों नाटक से पता है क्वेश्चन। एक मैं आपको एक बात बता दूं कि जब एक संवाद पूछा जाएगा ना नाटक से, चाहे चंद्रगुप्त नाटक हो, चाहे स्कंदगुप्त हो, चाहे ध्रुव स्वामिनी, अगर उसने चंद्रगुप्त से कोई संवाद उठाया है तो आप ये मत सोचना कि चंद्रगुप्त मैंने पढ़ ली है, इसकी स्टोरी ऐसा ऐसा था थोड़ा थोड़ा तो मुझे याद रहेगा। वो आपको ऑप्शन में स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ज़रूर देगा। क्यों? क्योंकि बच्चे चंद्रगुप्त में, स्कंदगुप्त में और ध्रुव स्वामिनी में बहुत कंफ्यूज होते हैं और वो एनटीए क्या करता है, जो भी एग्जामिनर है वो प्रश्न में ऑप्शन में इन तीनों का नाम ज़रूर रखेगा। चाहे वो ध्रुव स्वामिनी से प्रश्न बनाए तब भी नाटक में एक और द्रोणाचार्य, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये 4-5 जो है ना हमारे नाटक, उनका ऑप्शन में नाम ज़रूर रखेगा और बच्चे वहीं कंफ्यूज होते हैं। थोड़ा भी अगर कोई चीज़ ऐसी है ना कि हाँ ये थोड़ी सी रिलेट कर रही है दो नाटकों में, तो प्रश्न में ये मत सोचना कि अरे ये नाटक हो सकता है ऑप्शन में ये वाला नहीं आएगा तो हम तो इजीली ये वाला नाटक गेस कर लेंगे कि इस वाले नाटक का था ये कथन। नहीं, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो मान के चलो कि एग्जामिनर जानता है कि बच्चा कहाँ कंफ्यूज होगा तो वो उसको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन वही बनाता है। कहते हैं ना प्रश्न आसान था, जो ऑप्शन थे वो मुश्किल थे। ठीक, तो आपको ऑप्शंस को ध्यान में रख के चलना है कि आप ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? मैं सिर्फ आपको प्रश्न कराने का काम नहीं कर रही, मैं आपको बता रही हूँ कि आप कहाँ गलती करेंगे। तो प्लीज़ अभी 2 महीने का समय है, गलती करने का बिल्कुल भी गुंजाइश मत रखो। अच्छे से ध्यान देते हुए चलो ये चीज़ें, मैं आपको पहले बता रही हूँ आप कहाँ गलती करोगे। ठीक, तो 2 महीने का टाइम है, आप उसको सुधार लेना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। 30 क्वेश्चन आज के लिए काफ़ी हैं। अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अच्छे से थोड़ा डिटेल में ही करेंगे और मैं वहाँ भी आपको बताऊंगी कि आप कहाँ गलती करने की चांसेस होते हैं बच्चों के। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको क्लास टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे, क्लासेस मिल जाएं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ना। ठीक, बाय।